हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से अरुण कमल के द्वारा लिखित नए इलाके और खुशबू रचते हाथ, ये दो कविता जो है इसका पाठ करेंगे। दोनों कविता जो है वह अलग अलग पृष्ठभूमि यानी दोनों अलग अलग आधार पर लिखी हुई कविता है। जहाँ पहली कविता जो है वह जीवन के नश्वर और जीवन के अस्थायित्व को बताती है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है और पल पल उसमें परिवर्तन होते रहता है। वहीं दूसरी ओर खुशबू रचते हाथ जो है वो समाज में उस वर्ग की ओर इंगित किया गया है, उस वर्ग की ओर दिखाया गया है कि समाज में विषमता की ओर की किस प्रकार मजदूर वर्ग को घोर परेशानी और समस्या और बहुत सारे अभाव में जीना पड़ता है। तो ऐसे हमारे देश में बोलते हैं कि समानता का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वह कितना सत्यापित होता है वह इस कविता के जरिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए इलाके में यह कविता का नाम है, इसका यहाँ पर से पढ़ते हैं। इन नए बसते इलाके में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि जो है बोल रहे हैं कि इस नए बसते इलाके में मतलब ये जो एरिया है, जो ये इलाका है, यहाँ रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और जिसके कारण मैं अक्सर अपने घर का रास्ता जो है वो भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। अब जैसे आपका कोई घर है, तो मैं फ्लैट नुमा घर के बारे में बात नहीं करी, लेकिन जब हमारा नॉर्मल जो रेसिडेंशियल हाउस होता तो हम वैसे लैंडमार्क बताते हैं। कोई अगर पूछा कि आपको कहाँ आना, तो 2 घर बाद जो है पीपल का जो ये पेड़ है उसके बगल से दाएं ले लीजिएगा तो वहाँ पे मेरा मकान है। मतलब कुछ हमारे माइंड में जो एक स्मृति रहती है कि हाँ हम यहाँ पर हमारा घर है और इस घर में पहुँचने का ये लैंडमार्क है। तो कवि बोल रहे हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, यानी कि जो माइंड में स्मृति में जो हम निशान सोच कर रखे हैं कि ये है, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोज रहा हूँ उस पीपल के पेड़ को जिसे मैंने निशान के रूप में याद रखा था घर जाने के लिए, अब तो वो है ही नहीं। हो सकता उसे काट कर वहाँ नया घर बन गया हो, है ना। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, ढहा हुआ मतलब डिमोलिश एक घर था वहाँ पे, उसे मैंने अपना निशान बनाया था। और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, और ज़मीन का एक खाली टुकड़ा, एक प्लॉट था जहाँ से मुझे बाएं मुड़ना था। मुझे फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाला लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ने के बाद वहाँ पर से फिर 2 मकान बाद, मतलब 2 मकान छोड़कर बिना रंग वाले, यानी कोई कलर नहीं किया हुआ, एक आयरन का एक गेट है, वहाँ पर एक मंजिला मतलब 1 स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ तक मुझे जाना था। लेकिन ये जो भी कवि के स्मृति में ये जो भी निशान है, चाहे वो पीपल का पेड़ है, चाहे वो डिमोलिश घर है, चाहे यह खाली टुकड़ा ज़मीन का है, यह अब कुछ भी वैसा नहीं है। इसीलिए कवि जो है हमेशा भ्रम में, हमेशा उन्हें परेशानी हो आती है। कवि जो है इस कविता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार दिन दुनिया में बदलाव होते जा रहा है, किस प्रकार इतनी गतिशीलता आ गई है कि हर समय क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जहाँ हर रोज़ नए नए मकान बनते जा रहे हैं, आसपास की रूपरेखा कुछ यूं बदल रही है कि जिसे कल तक कवि अपने घर जाने का लैंडमार्क यानी निशान के रूप में याद रखे थे, वहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। निशानी के रूप में पीपल का पेड़ या ढहा हुआ मकान या ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं उन्हें अपने घर के लिए मुड़ना था, फिर उसके 2 मकान बाद 1 मंजिला घर था, वहाँ पे ऐसा कुछ अब नहीं दिखाई दे रहा है। और आप इसे अपने वास्तविकता जीवन से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। आप आज जहाँ भी रहते हैं, क्या इसकी रूपरेखा 10 साल पहले वैसी ही थी? नहीं, वहाँ बहुत कुछ बदल चुका होगा, है ना। जहाँ पर बहुत जंगल जंगल जैसा लगता था या बहुत आउटस्कट लगता था, आप आज वहाँ बहुत चहल पहल हो गए हैं, वहाँ आपके घर के आसपास बहुत सारे मकान बन गए होंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें जो है वो दिन प्रतिदिन इतनी तेज़ी से बदल रही है, इसी के बारे में लेखक ने इस कविता में कहा है। और मैं हर बार 1 घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। और क्या होता है कि कवि को यह समझ में नहीं आता कि उनका घर अब कब आएगा, तो वो कभी कभी पीछे चले जाते हैं और कभी कभी 2 घर आगे बढ़ जाते हैं। ठकमकाता मतलब जस्ट लाइक धीरे धीरे डगमगा जाना। कभी कभी माइंड ये क्लियर नहीं है कि कहाँ पर है। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ नया बिल्ड हो रहा है और कुछ ना कुछ गायब हो जा रहा है। जो पीपल का पेड़ था वहाँ पे समझिए पीपल का पेड़ को कट करके एक नया घर बना दिया है। जो डिमोलिश घर था उसको हटा दिया गया है। नया प्लॉट जो है उस पर हो सकता है नया मकान, नया बिल्डिंग या कोई दुकान कुछ भी बन गया हो।
तो उसकी रूपरेखा जो वहाँ का जो परिवेश है वो अचानक से बदल गया है ना। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। और अब किस स्मृति की आप बात कर रहे हैं? अगर आपके माइंड में कोई मेमोरी है और उसमें अब तब्दीली आ गई तो अगेन यू हैव टू अपडेट, है ना, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। और इतनी तेज़ी से बदल रहा है ये दुनिया, इतनी गतिशील है हमारा समय, इतना, और सब लोग इस तरह से अंधाधुंध भाग रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, कि कवि ने बहुत ही अच्छा से मतलब दो ऋतुओं की तुलना की है कि जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। मतलब वो आने जाने का क्षण जो है वो बहुत ही कम समय का है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसंत जहाँ जैसे पेड़ों पे बहुत सारी हरियाली हो जाती है, चारों ओर हरा भरा दिखता है, वहीं पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं बसंत में गया हूँ और पतझड़ में लौटा हूँ। दैट मच डिफरेंस ही इज एबल टू मेक आउट। जैसे बैसाख का गया और भादों को लौटा हूँ। अगेन ही हैज़ गिवन द टू एग्जाम्पल। ठीक है, भादो जिसमें बहुत बारिश वगैरह होती है, तो ऐसा लग रहा है कि जिस समय लेखक कवि जो हैं वो बता रहे हैं, वो पूरी तरह से जो पिक्चर जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ। और अब क्या उपाय बच गया है कि हर दरवाज़ा नॉक करो और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पुरान पानी ढहा, आ रहा आकाश। आकाश इज नथिंग, इट्स आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, और अचानक से बादल जो है वह आकाश में उमड़ने लगे हैं और लग रहा तेज बारिश होगी। और उन्हें एक विश्वास है कि शायद लोग कोई उन्हें देखकर जो उन्हें पहचानते हो, कोई उन्हें आवाज़ दे और कहे कि चलो इधर आओ, तुम्हारा घर इधर ही है। क्योंकि वो एक माहौल में, उस घर में पहुंचने के लिए जो उन्हें परिवेश दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, उन्हें वो एक नया परिवेश दे रहा है जिसके में अपनत्व नहीं है, जिसमें वो आत्मीयता का संबंध नहीं बता पा रहे, क्योंकि लोग वहाँ पर जो आसपास का परिवेश बदल रहा है वो किसी से जब तक वो कनेक्ट होते तब तक वहाँ का रूप ही बदल जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने कह रहे हैं कि नित्य निर्माण में परिवर्तन होने के कारण कभी दो घर पीछे या कभी एक घर आगे चल देते हैं। उनके भ्रम का कारण यह है कि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ नया बन रहा है, और पुराना जो बना था, जो कवि की याद में एक स्मृति बन चुका था, वो कहीं ना कहीं मिट रहा है। इस बदलाव को देखकर अपनी जानी पहचानी वस्तुएं भूलने का भ्रम होने लगता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ है और अगर आपको वो नज़र नहीं आए तो फिर आपको खुद पे डाउट होने लगता है कि पता नहीं ऐसा था भी या नहीं। यहाँ तक कि सुबह का गया शाम को लौटने पर वह अपना मकान न ढूंढ पाने पर लगता है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ गई है। मतलब सुबह गया और शाम में अगर आया और समझिए कि वहाँ पर कोई ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाए, कोई बोरिंग का काम शुरू हो जाए, तो आपको लगेगा कि सुबह में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कहीं मैं गलत स्ट्रीट में तो नहीं आ गया हूँ। तो मतलब वो उसकी स्मृति जो है वो सुबह से शाम तक में ही इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, क्योंकि कल तक कुछ ना कुछ फिर नया बन जाएगा। यहाँ स्मृति यानी याद का अब कोई भरोसा नहीं है। वह जब भी अपने दिमाग में कुछ नया याद बनाते हैं, फिर कुछ दिनों में उसमें चेंजेस आती है, उसमें परिवर्तन आता है। कवि कह रहे हैं कि समय के बदलते स्वरूप के कारण पहचान के पैमाने बदलते जा रहे हैं। समय तीव्रगामी हो गया है, गतिशील है, वह तेजी से बदल रहा है, और ऐसी स्थिति में लोगों की संवेदनाएं कहीं ना कहीं शून्य होती जा रही है। आप देख सकते हैं आज हम फ्लैट नुमा घरों में रहने लगे हैं। आप सोसाइटी में एक नहीं 5,000 7,000 घर है, लेकिन शायद ही कोई एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता हो, शायद ही उनमें आत्मीय संबंध हो जिस प्रकार गांव में हुआ करता था। लोग परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि आज हर कोई भाग रहा है, हर लोगों के पास इतने व्यस्त हैं, ठीक है, तो उनकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं जो है आत्मीयता वह खत्म होती जा रही है। हर कोई अपने आप में मशगूल है। आकाश में बादल उमड़ते जा रहे हैं, और ऐसे में एक आशा की किरण रहती है कि शायद कोई पहचान वाला आ जाए। तुम्हारा घर यही है जिसे तुम खोज नहीं पा रहे हो। और कभी को ऐसा लगता है कि शायद अचानक से कोई उन्हें पीछे से पुकार ले और कहे कि अरे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा घर यहीं पर है, आ जाओ। तो उस एक आशा की किरण के रूप में, वो किरण के ये में तलाश में वो इधर उधर अपना अपना घर जो है वो तलाश रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी भी माहौल में, जब आपको अपनत्व, थोड़ा फेमिलियर फीलिंग हो, तो आपको बहुत कंफर्ट फील होता है ना। यही कारण है कि जब हम नई जगह पे जाते हैं, नए परिवेश में जाते हैं, या सपोज ट्रांसफ़र होकर कहीं जाते हैं, तो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट, है ना। भले ही आपको सारी सुविधा मिल जाए, लेकिन एक नया परिवेश जो है उसे मतलब आत्मसात करने में समय लगता है। तो यहाँ पर आपकी पहली कविता हो गई। नाउ दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। दोनों कविता की पृष्ठभूमि बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर कवि ने एक दूसरी ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर, समाज की ओर को आकर्षित करने का प्रयास किया है।
कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ। एक कवि ने एक परिवेश का ये किया है, चित्रण किया है, जो आप मतलब पढ़ते हुए भी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि कई गलियों के बीच बहुत सारा स्ट्रीट है, वहाँ बहुत नाले हैं, नालों को पार कर कर बहुत कूड़े कचड़ों का ढेर है और बहुत बदबू आ रही है, बहुत मतलब गंदा स्मेल आ रहा है। और वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पर ये गरीब, ये मज़दूर वर्ग रहते हैं और खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और ये मज़दूर वर्ग क्या काम करते हैं? ये मज़दूर वर्ग जो है सुगंधित अगरबत्ती बनाते हैं। वो अगरबत्ती जिसमें बहुत तरह तरह की खुशबू आती है और समाज में वह इस अगरबत्ती को बेचते हैं, है ना। तो यही जहाँ वहाँ का इलाका, वहाँ का परिवेश जो है वो बदबू भरा है, लेकिन वही लोग, वही हाथ जो है वह खुशबू भी रच रहे हैं। तो कवि ने यहाँ बहुत ही सरकास्टिक वे में, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इस कविता को जो लिखा, और एक एक जो लाइन है वो बहुत ही सरकास्टिक वे में बहुत ही स्ट्रेस देते हुए आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसका भाव जो है वो बहुत समझ में आएगा कि किस प्रकार चारों तरफ कचरा है फैला हुआ, बहुत गंदा। आप किसी ऐसे जगह को इमेजिन करें कि जहाँ बहुत ही कचरा, आपको 2 मिनट खड़े नहीं रहने का मन होगा, इतना मतलब स्टिंग कर रहा है प्लेस कि आप वहाँ आपके ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर समझिए कि एक वर्ग जो है वहाँ अपना पूरा जीवन चला रहा है, कैसे वो वहाँ पर रह रहा है, क्योंकि दे आर मतलब हेल्पलेस, वो विवश है वहाँ रहने के लिए। खुशबू रचने वाले हाथ, कविता की इन पंक्तियों के द्वारा वे समाज के ऐसे मजदूर वर्ग का वर्णन कर रहे हैं जहां घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में गंदे नाले के किनारे, कूड़े करकट के ढेर के पास छोटी छोटी वस्तुओं की तंग और गंदी गलियों में रहने के लिए विवश हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी इस तरह के जगहों पर रहते हैं। हम और आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो माहौल में रहना नहीं पड़ता, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जहाँ उन्हें ऐसे तंग गलियों में, ऐसे गंदी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। वहाँ की बदबू से लगता है कि नाक फट जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्मेल नहीं कर पाएंगे। वे यहीं रहकर खुशबू देने वाली अगरबत्तियों को बनाते हैं, पर उनके खुद के घर में इतनी गंदगी भरी है जिसे बर्दाश्त करके वे वहाँ रह रहे हैं, जिनकी तकलीफ़ों को देखने वाला कोई नहीं है। कवि एक कविता के द्वारा समाज में विषम भावनाओं को दिखा रहे हैं, है ना। जबकि हम जानते हैं कि समानता का अधिकार है, सबको एक जैसा परिवेश मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या ऐसा हो रहा है? यह कवि जो है हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ। अब कवि ने यहाँ पर इस पंक्तियों में मतलब अलग अलग तरह के हाथों की का वर्णन किया है। उभरी नसों वाले हाथ, किनकी हाथों में नसें उभर जाती हैं, यानी बहुत वृद्ध हो चुका है वह व्यक्ति, है ना। घिसे नाखूनों वाले हाथ, यानी बहुत ही गरीब, मतलब जो बहुत लगातार काम करते करते जो ये हो गया, मजदूर जो है वह मतलब शोषित हो गया है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब अभी नवयुवक, बहुत ही जैसे पीपल का पत्ता बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसी तरह नवयुवक से, ये नवयुवक यानी कम उम्र, जो बाल मजदूर बोल सकते हैं, जो अभी बहुत बच्चे हैं, वो भी इस काम में लगे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसमें न केवल युवक, इवन प्यारी सी छोटी छोटी लड़कियां भी इस काम में लगी हुई हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब उनके हाथों का कंडीशन जो है इतने मार्मिक तरीके से कवि ने वर्णन किया है कि उनकी नसें उभरी हुई हैं, उनके नाखून घिस गए हैं, है ना। उनके गंदे कटे हाथ जिसमें जख्म, इंजरी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, उन्हें अपने जीवन में मतलब अपने लाइफ को सर्वाइव जो है कैसे करेंगे, बिना काम किए तो आपका पेट नहीं भर सकता। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। मुल्क मतलब देश, देश का जो सबसे फेमस जो अथी है, अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक जो है वो यहीं बनता है। लेकिन उस जगह का, उस परिवेश का आप कल्पना कीजिए, एक तरफ कोई जो इतनी खुशबूदार अगरबत्ती बना रहे हैं, उनके जीवन में कोई खुशबू है ही नहीं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। और यहाँ के लोग जो जिनमें सफाई नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उनके हाथ, उनके पाँव, सब कुछ बहुत गंदे हैं, वो मोहल्ला ही पूरा गंदा है, फिर भी वो कैसे कैसे अगरबत्ती बना रहे हैं। केवड़ा एक प्रकार का पौधा होता है जिसके फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। गुलाब आप जानते ही होंगे, खस एक पोस्ता, एक दाना होता है,
और रात रानी एक फूल जिसके खुशबू मतलब अगर आप फूल रख दें तो पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाए। समझिए इस तरह के खुशबू वाले वो अगरबत्तियां बना रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगियों के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं ये हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। सो कवि इन पंक्तियों के द्वारा उभरी नसों वाले हाथ अर्थात वृद्ध मजदूरों के हाथ से, घिसे नाखूनों वाले हाथ अर्थात मजदूर वर्ग के हाथ से, पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ अर्थात कम उम्र के बच्चों के हाथ से, और जूही की डाल जैसे हाथ अर्थात नवयुवतियों के सुंदर हाथ से, और कटे पिटे और जख्मी हाथ अर्थात मालिक द्वारा शोषित एवं सताए मजदूरों के हाथ से कवि ने समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की है, एक मिरर दिखा रहे हैं। जिस समाज में जहां बाल मजदूर अपराध है, वृद्धों को आदर दिया जाता है, समानता के अधिकारों की बात की जाती है, वहीं इस तरह के मजदूर वर्ग को शोषित किया जा रहा है। यानी हम किताबों में कुछ और पढ़ते हैं और व्यवहारिकता में कुछ और देख रहे हैं, है ना। और वहीं इस तरह के मजदूर वर्ग शोषित हो रहे हैं, अपना पेट अपना पालने के लिए वे काम कर रहे हैं। और इस देश की मशहूर नामी अगरबत्ती इसी इलाके में बनती है, जिसकी खुशबू कहीं केवड़ा की तो कहीं गुलाब की, कहीं खस और कहीं रात रानी की आती है। पर वहीं खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले लोग उस गंदगी में रहने के लिए विवश है। यह समाज की कैसी विडंबना है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रिएटर है, जो क्रिएट कर रहा है, उसके हाथों में मतलब खुशबू रचते हैं हाथ, यानी उनके हाथ में इतना गुण भरा है कि वो इतनी अच्छी अगरबत्तियां बना रहे हैं, लेकिन वहीं उनके हाथों की रेखाएं जो हैं उसमें पता नहीं क्या भाग्य में लिखा हुआ है कि वो इतने गंदगी जगह में रहने के लिए विवश है। ऐसा देखते हैं ना कि जो मज़दूर घर बनाते हैं उनका अपना घर नहीं होता, लेकिन वो कई लोगों के रहने का आश्रय बना देते हैं। तो जब आप इन बातों को अगर हम मन से सोचें तो हम समझ पाएंगे कि आज भी समाज का एक वर्ग जो है वह बहुत ही अछूता है, बहुत ही अभावग्रस्त है, और कितनी मुश्किल से मतलब वो अपने जीवन की जद्दोजहद अपने जीवन को चला रहा है। और कितनी ही विषमताएं हैं समाज में, है ना। जो एक पृष्ठभूमि पर रहने के का परिवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। आइए अब इस कविता दोनों कविता के माइंड मैप को देख लेते हैं। नए इलाके में कविता के बारे में माइंड मैप जो है, शहरी जीवन में केवल लोग मशीन बन गए हैं और धीरे धीरे लोगों के बीच आत्मीय संबंध कहीं ना कहीं खोने लगा है। लोग इतनी तेज़ी से बदलाव कर रहे हैं कि क्षण क्षण परिवेश जो है बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर खुशबू रचते हैं हाथ, समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर असमानता का चित्रण किया गया है। बाल श्रम और श्रमिक जीवन की समस्या को उभारते हुए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो ये दोनों ही जो पृष्ठभूमि, दोनों ही जो टॉपिक को कवि ने लिया है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझने की बात है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर देख लेते हैं। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। ऐसे तो हमने पूरे ही कविता की व्याख्या बहुत ही एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे तरीके से की है, फिर भी आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। नए बसते इलाके में कवि रास्ता जो है क्यों भूल जाता है, क्योंकि नित नई घटनाएं हो रही है और जो भी उनके मन में निशानियाँ बनती जा रही है वो जल्दी खत्म होती जा रही है। अब वो पीपल का पेड़ हो या ढहा हुआ मकान हो या खाली प्लॉट हो, वो सब में शीघ्र परिवर्तन हो आता है। कविता में कौन कौन से पुराने निशान का उल्लेख किया गया है, तो इसको तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। कवि का एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चला जाता है, क्योंकि कवि जो है भ्रम में हो और अचानक से वहाँ का परिवेश में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वह कभी दो घर पीछे या कभी एक घर आगे जो है वह गलती से चला जाता है ना। वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है। यहाँ कवि जो है परिवर्तन को बताने का प्रयास कर रहा है कि बैसाख का गया भादो को लौटा का अभिप्राय यह है कि जाने के समय उस जगह का कुछ रूप अलग था और लौटने के समय उसमें अद्भुत परिवर्तन हो गया है। कवि ने मौसम के द्वारा इस तुलना को बताया है कि कैसे वसंत में जहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वहीं पतझड़ में सब सूख के गिर जाता है और प्रकृति का नज़ारा बिल्कुल ही बदल जाता है। कवि उस प्रकार के निशानियों में परिवर्तन को बता रहे हैं। और कवि घर जाते हैं और आते समय इतना बदलाव हो जाता है कि वे खुद के घर को पहचान नहीं पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है।
इस कविता में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया। लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, इस अंधी प्रगति में उनकी पहचान कहीं ना कहीं खो गई है, वे स्वयं को भूल गए हैं। इनके कारण उनके भीतर एक डर समा गया है, कहीं वे अकेले तो नहीं रह गए। क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, आपको आसपास कौन है या आप किसके साथ कनेक्टेड है आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, और अचानक से ऐसा लगने लगा कि आप भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं और आप किसी को नहीं पहचान रहे हैं, है ना। लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वे इस भागम भाग में समय निकालकर एक दूसरे के साथ आत्मीयता का संबंध बना सके। इस कविता में कवि ने शहरों के किस विडंबना की ओर संकेत किया है कि नित नए लोग अपने सपनों के निर्माण में अंधी दौड़ दौड़ में जो है उनकी आत्मीयता कहीं ना कहीं खोती जा रही है, और शहरों में नई नई बस्तियां, नए नए निर्माण तो रोज ही हो रहे हैं, किंतु उनकी पहचान और आपसी प्रेम जो है वह कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। तो जैसे आप डिब्बा बंद फ्लैट घरों में रहने वाले अपने आसपास के लोगों को पहचानते तक नहीं, वहीं ग्रामीण परिवेश में लोग एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध बना कर रखते हैं। तो आप उसमें थोड़ा कंट्रोल लाइए, थोड़ा उसमें स्टॉप लाइए, है ना, उसमें कुछ रोकिए। थोड़ा ज़रूरी है रुक कर सोचने और समझने की कि हमें कितना ज़रूरत है और कितनी क्यों हम भाग रहे हैं, है ना। तभी हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए हमारे पास ये जो समय मिला है, जो मनुष्य जीवन है, बहुत ही अनमोल है। और अगर हम इसी भागते दौड़ते में अगर जीवन में निकल जाए तो हमारे जीवन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। बस बोल सकते हैं भीड़ में खोया हुआ आदमी की तरह हमारी पहचान रह जाएगी। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं, और कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है। दर्शकों, मैंने ये दोनों जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसको मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बहुत ही कविता में मैंने उसकी व्याख्या जो की है वहीं से आप ये आंसर ले सकते हैं। तो मैंने थर्ड से शुरू किया है। कवि ने ये क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? ऐसा कवि ने इसलिए कहा कि जिन हाथों के द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाती है वे हाथ गंदे हैं, गंदगी जगहों में रहते हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। जहाँ अगरबत्ती बनती है वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है वहाँ का वातावरण अत्यंत गंदा और बेहाल है। गंदे नाले से उठते बदबू और चारों ओर कूड़े कचड़े के ढेर से उठती बदबू से दुर्गंध फैली रहती है, और इस बदबू में लगता है कि सांस लेना भी कठिन हो रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि वह मजदूर वर्ग कैसे उसी माहौल में, उसी परिस्थिति में अपने जीवन को चला रहा है। और इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है कवि का? इस कविता को लिखने का उद्देश्य है समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर असमानता का समाज में चित्रण करना, दिखाना। दुनिया भर में अपनी बनाई अगरबत्तियों के माध्यम से जो सुगंध फैला रहे हैं, जो हाथ पूरे दुनिया में सुगंध फैला रहे हैं, किस प्रकार घोर गरीबी में और गंदगी के बीच जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। समाज द्वारा उनकी उपेक्षा की और लोगों को ध्यान आकर्षित किया गया है, जहाँ समानता के अधिकार की बात हम केवल किताबों में ही पढ़ते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कटु सत्य के रूप में हैं। हम केवल किताबों में, किताबी भाषा पढ़ते हैं कि हाँ हमें समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। लेकिन क्या समाज में ऐसी स्थिति है? हम नहीं कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही एकदम जो रिच जो पर्सन है उनके जैसा, जो बहुत ही समाज के धनाढ़ लोग हैं उनके जैसा उन्हें फैसिलिटी दे, लेकिन कम से कम एक मानव को रहने का जो एक जगह होता है, एक जो परिवेश होना चाहिए, क्या हमें उनसे, उनके उस बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें उन्हें इनसे वंचित रहना चाहिए? क्या वो मानव नहीं है? क्या उनके केवल गरीब होने और मजदूर होने के कारण उनके हृदय में मानवता, मतलब हमारे मन में उनके लिए मानवता खो देनी चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे माइंड में इस तरह की कविता पढ़ने के बाद उठने लगते हैं। तो और यहाँ पर हमने जो इस कविता से रिलेटेड जो मीनिंग था वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आशा करती हूँ कि आज की कविता की व्याख्या नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ दोनों की व्याख्या आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।